तो मैं अगर आपको ये कहूं कि आप नीचे की तरफ 50 न्यूटन का बल लगाओ, नीचे की तरफ आप 50 न्यूटन का बल लगाओ और नीचे से आपके ऊपर में 20 न्यूटन का बल लगाया जाएगा, तो आप जो नीचे नीचे 50 न्यूटन का बल लगा रहे हो और फिर नीचे से कोई ऊपर की ओर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्या आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड में आपको कमी महसूस नहीं होगी? आप कहेंगे सर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा यहाँ पे वो तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 30। ऑब्वियस सी बात है कि हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन नीचे से 20 न्यूटन लग रहा है, तो हमको तो लगेगा कि हम 30 न्यूटन लगा रहे हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत कि किसी वस्तु को अगर जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोया जाएगा तो वस्तु के भार में आभासी कमी आएगी, और यह जो आभासी कमी होगी वह क्या होगा सर? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। मेरे मित्र, जब भी आप किसी भी वस्तु को पानी में डालते हो तो आप क्या देखते हो कि सर जब वस्तु पानी में जाता है उसका जितना एरिया होता है वो अपने एरिया के बराबर वाटर को विस्थापित करने की कोशिश करता है। मेरे मित्र, जो ब्योएंट फोर्स आपका प्रोड्यूस होता है वो विस्थापित द्रव के चलते ही प्रोड्यूस होता है। अच्छा, इसका प्रैक्टिकल भी आप समझ सकते हो। जिला जी, आपको रिजल्टेंट फोर्स तो मालूम है। अब मैंने आपको रिजल्टेंट फोर्स में क्या बताया है कि अगर विपरीत डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हो तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर दोनों बलों का अंतर होगा। मेरे मित्र, थोड़ा सा आप सोचिए कि किसी भी चीज को आप पानी में, जैसे आप अपने घर में भी एक सर बाल्टी ले लीजिएगा, बाल्टी मौजूद होगा जरूर, उसमें पानी भर लीजिएगा और कोई आप छोटा सा आप फोम वगैरह का टुकड़ा ले लीजिएगा, ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, इसे चीजों को आप ज्यादा समझ पाएंगे। फोम का टुकड़ा ले लीजिएगा और उसको आप अपने उंगली से डुबोइएगा। तो सर जब आप उसको उंगली से डुबोएंगे तो आप क्या देखेंगे? जैसे ही सर वो अंदर गया है हमको क्या हो रहा है सर? वो हल्का फील हो रहा है, लेकिन जब सर ऊपर है, उबडुब है, तो हमको दबाने में थोड़ा प्रेशर लग रहा है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, ये तो प्रैक्टिकल की बात हो गई, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे इस चीज को करें तो कैसे करेंगे? तो मैं अगर आपको ये कहूं कि आप नीचे की तरफ 50 न्यूटन का बल लगाओ, नीचे की तरफ आप 50 न्यूटन का बल लगाओ और नीचे से आपके ऊपर में 20 न्यूटन का बल लगाया जाएगा, तो आप जो नीचे नीचे 50 न्यूटन का बल लगा रहे हो और फिर नीचे से कोई ऊपर की ओर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो क्या आपके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है उसके मैग्नीट्यूड में आपको कमी महसूस नहीं होगी? आप कहेंगे सर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा यहाँ पे वो तो 50 माइनस 20 हो जाएगा, यानी कि 30। ऑब्वियस सी बात है कि हम 50 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन नीचे से 20 न्यूटन लग रहा है, तो हमको तो लगेगा कि हम 30 न्यूटन लगा रहे हैं। मेरे मित्र, ये सेम प्रोसेस आपका क्या होता है सर? वस्तु के भार के साथ होता है जब उसको जल में डुबोया जाता है। क्योंकि जब हम लोग वस्तु को डुबोते हैं जल में तो सर उसका भार तो नीचे की तरफ कार्य करता है, लेकिन जो जल उस वस्तु पे बल लगाती है वो सर ऊपर के डायरेक्शन में होता है। क्योंकि जो भार है और जो आपका ऊपर की ओर लगा हुआ बल है दोनों में अंतर होता है और हमको आभासी कमी महसूस होती है। आप कहेंगे कि सर अब यहाँ पे आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर ये हमारा कोई बीकर हो और इसमें वाटर भरा हुआ हो, इसमें पानी भरा हुआ हो चेला जी, ठीक है, और इसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएं, जैसे कि मान लीजिए इसको आप डुबो रहे हैं, इसको डुबोएंगे तो आप कहेंगे कि सर ये क्या करेगा? तो सर नीचे की ओर काम करेगा एक बल इसका, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर भार बल कहेंगे। अब इस पे सर इसके ठीक विपरीत में सर एक और ऊपर की ओर बल लग रहा होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्क्षेप बल कहेंगे। अब ये जो भार बल और उत्क्षेप बल है एक्चुअली में चला मैग्नीट्यूड बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो उत्क्षेप है वो विस्थापित द्रव द्वारा लगाया गया बल है ना। उत्क्षेप क्या है? यहां पे मैंने लिखा है ना कि आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चला कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा तो कितना द्रव विस्थापित करेगा? तो आप कहेंगे अपन भार के बराबर, तो मान लो ये 50 न्यूटन का है तो जाएगा तो कितना करेगा? आप कहेंगे सर जाएगा तो ये जितना पानी हटाएगा उतना उसका क्या होगा सर? भार, और उसी के बराबर ये उत्क्षेप बल लगाएगा। मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे हम
उत्क्षेप बल को भार के बराबर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन चेला जी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को डुबोएंगे चेला, तो लिक्विड का नेचर तो अलग अलग होगा ना। हो सकता है पानी होगा हमारा लिक्विड, या हो सकता है हमारा सर कोई और अन्य प्रकार का गाढ़ा लिक्विड होगा, शहद भी हो सकता है, वो भी तो लिक्विड में ही आता है चेला। तो आप कहेंगे सर अलग अलग जो लिक्विड होंगे उसकी घनत्व तो अलग अलग होगी, तब उत्प्लावन बल के लिए मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि उत्प्लावन बल होगा तो सर द्रव द्वारा विस्थापित भार के बराबर ही। उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल ये जो है ये किसके बराबर होगा? तो सर जो इस वस्तु के द्वारा द्रव को हटाया गया है उसके भार के बराबर। यानी कि उत्क्षेप बल इक्वल टू हम mg लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं चला। लेकिन सवाल यह है कि सर द्रव की प्रकृति तो अलग अलग होती है, किसी द्रव का घनत्व तो अलग होता है, किसी द्रव का घनत्व तो अलग होता है, तो उस केस में उत्प्लावन बल क्या होगा? तो मेरे मित्र आप सभी को डेंसिटी का फॉर्मूला जरूर मालूम होगा। डेंसिटी इक्वल टू क्या कहते हो चला? आप कहते हो कि सर जी डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम होता है। चला जी मास इक्वल टू आप लोग क्या कहोगे? मास इक्वल टू क्या कहोगे? आप कहोगे सर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देना कि अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। और सर अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी लिक्विड की तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो किसी लिक्विड का डेंसिटी और उसका जो वॉल्यूम है उस दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? आप कहेंगे मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और वॉल्यूम को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग m इक्वल टू यहाँ पे रो भी कह सकते हैं क्या? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। चला जी आप कह रहे हो ऊपर के डिस्कशन से दैट इज उत्क्षेप बल जो है वो किसके बराबर होगा? सर विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। किसके बराबर? विस्थापित द्रव के भार के बराबर। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी उत्क्षेप बल को तो किसी न किसी चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आप सभी ध्यान में रखिएगा उत्क्षेप बल को Fb से सूचित किया जाता है। किससे? Fb से, B फॉर बियॉन्ड, F फॉर फोर्स। तो उत्क्षेप बल Fb इक्वल टू क्या होगा? तो आप कहेंगे विस्थापित द्रव का भार। चला जी विस्थापित द्रव का भार, तो द्रव का कुछ ना कुछ मास होगा ना। मान लीजिए कि सर जो हमारा मास है वो m है और हर एक ऑब्जेक्ट पे पृथ्वी क्या कर रही है? तो सर गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींच रही है सबको, यानी कि पृथ्वी तल पर सभी ऑब्जेक्ट पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? सर हमारा g ही होगा। आप कहेंगे कि सर चूंकि यहाँ पे जब भी उत्प्लावन की बात की जाएगी तो हमारा द्रव आएगा ही आएगा और उस द्रव में वस्तु को क्या किया जाएगा? सर डुबोया जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उत्प्लावन के केस में आपको पानी तो मिलना ही मिलना है, मतलब उसका क्या होगा? सर अलग अलग अगर तरल मिलते हैं पानी छोड़ के भी तो हम क्या कहेंगे कि सर उत्प्लावन की प्रक्रिया तो हर एक द्रव के द्वारा होगा, क्योंकि यहाँ पे जल में ही नहीं बात की जा रही है सर, वस्तु को द्रव में डुबोया जाए। मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूं सर, वस्तु को द्रव में डुबोया जाए। इस चीज को आप सुधार लीजिएगा कि आर्किमिडीज के अनुसार किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप में डुबोया जाए तो वस्तु के भार में आभासी कमी आती है। यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आप कहेंगे सर मान लीजिए द्रव का द्रव्यमान m था और उस पर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा था, लेकिन चेला किसी द्रव के लिए आप मास क्या निकाले हो? सर जी रो भी। रो क्या है गुरुजी? डेंसिटी। भी क्या है? वॉल्यूम। तो इस मास के जगह चेला अगर जगह पे हम चेला रो भी लिख दें और ये जी को हम यहाँ पे रख दें तो आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो चला जी यह ना उत्प्लावन बल का फॉर्मूला होता है, Fb इक्वल टू रो भी जी। रो क्या है? डेंसिटी। भी वॉल्यूम, जी गुरुत्वीय त्वरण। तो उत्प्लावन बल हमेशा क्या होगा? ऊपर की ओर लगेगा। फॉर्मूला क्या होगा? सर Fb इक्वल टू रो भी जी। क्या होगा फॉर्मूला? Fb इक्वल टू रो भी जी। कैसे आया? तो सर अभी जस्ट आपने देखा है।